नमस्ते, नमस्कार। ये अब मैं लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करता हूँ। 33 सॉरी 33 लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि चार्जशीट में किस तरीके से सेक्शन लिखे जाते हैं और हम कैसे ही एकदम देखने के बाद में ये पहचान लें कि ये चार्जशीट किस ऑफेंस से रिलेटेड है हमारी। तो ये सेक्शंस की मैंने एक सीरीज बनाई है सेक्शन की, जैसा वो कि मैंने आप लोगों से वादा किया था स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था अपना, तो वादा किया गया था। तो अब मैं आपको पिछले टॉपिक में मैंने सेक्शन 134 असल्ट वाला बताया था, असल्ट का चैन तोड़ने से संबंधित सेक्शन बताया था 134 और 133 और बाकी सेक्शन। अब इसमें जो है मैं स्टार्ट करता हूं आपसे। अब यहां पर मैं सारे के सारे रेप वाले ही बताऊंगा, रेप वाले बताऊंगा, प्रॉपर्टी के बताऊंगा और किडनैपिंग एंड और करेंसी से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में कि किस तरीके की चार्जशीट में सेक्शंस लिखे होते हैं। अधिकतर ये वाला सेक्शन अकेला ही मिलता है। एक सेक्शन है 64 रेप, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं इसके भी। तो इसके अंदर सेक्शन रेप में सेक्शन 1 में तो इसकी 64(1) में तो इसकी डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 2 में उसका पनिशमेंट दिए गए हैं। तो लेकिन दो सेक्शन जो है वो ए से लेके स्मॉल ए से लेके एम तक बटा हुआ है। उसमें सारी परिस्थितियां बताई गई, कौन किस स्थिति में अगर कोई रेप इंसिडेंट करता है तो क्या पनिशमेंट्स होंगे, अगर कोई फादर का कोई कस्टोडियन करता है, कोई धोखा देकर करता है, तो ये सारी की सारी परिस्थितियां उसमें बताई गई है 2M में। तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा 64 सबसेक्शन 2 ब्रैकेट में ए बी सी डी या एम, कोई भी एक सेक्शन इसमें से लिखा हुआ मिल जाएगा। ये है पनिशमेंट फॉर रेप होता है। इसका ही अगला वो है सेक्शन 66। यदि रेप के दौरान में किसी लेडी से चोट वगैरह मारी जाती है या इंजरी मारी जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि वो दिल्ली में एक बार बस वाला केस था, निर्भया हत्याकांड था, निर्भया हत्याकांड। तो अगर इस तरीके की घटना होती है तो उसमें सेक्शन 66 लगता है, जिससे मौत हो जाती है, तो उसके लिए सेक्शन 66 ही लग के आता है। एक 67 होता है, अगर जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है किसी पति पत्नी का और उसके बाद भी वो ऐसी दुर्घटना अपनी पत्नी के साथ ऐसा गलत काम कर देता है, तो उसके लिए उसके ऊपर सेक्शन 67 लगाया जाता है। सेक्शन 68 जो है, जब कोई आदमी सरकारी पद पर विद्यमान होता है या अधिकार रखता है कोई किसी का सबॉर्डिनेट पर, और वो व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है, सेक्सुअल वर्क करता है, तो उसके ऊपर भी ये जो सेक्शन 68 लगाया जाता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें गैंग रेप होता है। तो गैंग रेप यदि होता है तो जो उसके लिए सेक्शन 70 लगाया जाता है, 70 लगाया जाता है। तो ये आरोप पत्र में सेक्शन देख के आपको लग जाएगा कि एकदम तो ये रेप से रिलेटेड थे। लेकिन इसमें एक और होता है, कभी क्या होता है कि नाबालिग बच्चा किडनैप कर लिया जाता है। तो इसमें नाबालिग बच्चे के लिए इसी सेक्शन में मान लो सेक्शन 64 भी है, सेक्शन 60, तो सेक्शन 140 और लग जाएगा। सेक्शन 40 किडनैप और अबडक्शन के बारे में बताता है, तो ये सेक्शन भी इसके साथ कभी-कभी लगा हुआ हो सकता है, या आप कहें कि अधिकतर भी हो सकता है, कभी नहीं। तो तब वो लगाइएगा सेक्शन 140
64 सबसेक्शन फर्स्ट ऑब्लिक 2M ABCD जो भी हो सकता है ABBBCD। तो ये किडनैपिंग और एब्डक्शन के साथ भी लगाया जा सकता है। तो इसका एक क्रम हो जाएगा 140 140/64 140/66 140/67 140/70 ये भी हो सकता है। इस सीरीज में भी इस सिचुएशन इस क्रम में भी इस तरीके के चार्जशीट मार। तो जैसे ही आपको दिखता है 140 तो आप समझ लें किडनैपिंग विद रेप है। तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए 140 सेक्शन किससे रिलेटेड है। तो ये अधिकतर ऐसा भी इस तरीके से भी लग सकता है। और इसी में अगर हम 140 लगा दें तो भी कोई बुराई नहीं, 140 इसमें मैक्सिमम लगता है, ये तो 140 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि किडनैपिंग अधिकतर किडनैपिंग होती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सीरीज पर आते हैं। अच्छा, कोई आदमी रेप विद माइनर करता है, नाबालिग बच्चे के साथ ऐसा करता है, पहले उसकी किडनैपिंग करता है तो उसके लिए 140 140 और माइनर के साथ रेप करता है तो सॉरी खाली 65। उसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो सकता है। यदि लड़की की उम्र 16 से कम तो फर्स्ट पार्ट, और लड़की की उम्र 16 से ज्यादा है और 12 से कम तो सेकंड पार्ट में कन्विक्शन ज्यादा है। ये सारे के सारे मुकदमे जो बताए गए हैं इसके मैक्सिमम मुकदमे सेशन ट्रायल है। सेशन ट्रायल है सेशन ट्रायल। अब यहां हम बात करते हैं थेफ्ट और रिकवरी की। रिकवरी जहां भी हो, चोरी के माल की हो, लूट के माल की हो, डकैती के माल की हो, तो केवल अब लेजिस्लेशन ने केवल एक सेक्शन रखा 317, लेकिन उसके पार्ट 1 2 3 4 उसके सब सेक्शनों में अलग अलग मुकदमा डलेगा। चार्जशीट में क्या लिखा होगा आप उसे देख के पढ़ के एकदम समझ जाएंगे कि वो ये चार्जशीट में ये सेक्शन लिखा तो क्या होगा। सबसे पहले सेक्शन 303 सेक्शन 303 303 थेफ्ट के लिए बारे में बताएगा आपको, और उसके ऑब्लिक 117/2 अगर लिखा ऑब्लिक 2 तो चोरी के माल की जो रिकवरी होगी वो 317/2 में होगी। तो आप इसे देखते ही 303/317 लिखा है तो इसका मतलब थेफ्ट विद रिकवरी है, रिकवरी हो चुकी है चोर से। तो रिकवरी के लिए 317 सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 थेफ्ट की रिकवरी के लिए, थेफ्ट के माल की रिकवरी के लिए 305/17 जब मकान दुकान में चोरी होती है तो 305 लगाया जाता है, और उसके माल की रिकवरी होती है तो वही 317/2 लगा दिया जाएगा। एक्सटॉर्शन, अगर एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन के लिए धारा लगेगी 308 308 ब्रैकेट में उपधारा 2 308/2 का मतलब है 308 सबसेक्शन 2 का मीन्स एक्सटॉर्शन किया है इस व्यक्ति ने, और 317/2 अगर माल भी बरामद हो गया तो 317/2 317 सबसेक्शन 2 एक्सटॉर्शन के लिए। अब मान लो किसी में लगती है 304/317, तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति ने 304 लगती है स्नैचिंग के लिए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का माल स्नैच कर लिया तो उसके लिए स्नैचिंग के लिए 304, और जो माल बरामद हुआ है तो वो माल चोरी का, तो 317 सब सेक्शन 2 में चार्जशीट आएगी। डकैती, डकैती के लिए लगता है 310। डकैती जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपराध करते हैं, लूट करते हैं, तब कहा जाता है डकैती होती है। तो डकैती के लिए सेक्शन 310 है, और इसकी रिकवरी के लिए सेक्शन 317 ही लगेगा, लेकिन 317 का सब सेक्शन 3 लगेगा। 317 की सब सेक्शन 3 लगेगा।
है डकॉइटी। डकॉइटी के लिए 310 सेक्शन लगता है डकैती के लिए, और 317/3 में रिकवरी उसकी हो जाती है। 309 रॉबरी के लिए लगता है। 309 रॉबरी के लिए लगता, तो 309/311 है। 309/311 ये भी एक सीरीज है। 309/311 309 जो है रॉबरी के लिए सेक्शन है, और 311 का मतलब है जब व्यक्ति कोई खतरनाक हथियार लेकर लूट को अंजाम देता है, जैसे कंट्री मेड पिस्टल, बड़ा चाकू, और उसका दिखाता है, इस्तेमाल करता है, तान लेता है, तब ये 311 सेक्शन डेडली वेपन यूज के लिए होता है, या गंभीर चोट मार देता है, तो 311 सेक्शन लगता है। एक कभी-कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 309/312 लगा हुआ मिले, 309/312, तो ये तो 309 तो रॉबरी के लिए हो जाएगा, और ये 312 जो है ये अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी आर्म विद डेडली वेपन, जब आदमी डेडली वेपन से हो, लेस हो, और वो केवल घटना का अटेम्प्ट करे, तब ये यूज हो जाएगा अटेम्प्ट के लिए। 310/17 310/317 जब आदमी ऊपर आ गया है, बता दिया मैंने, जो डकैती हो और डकैती की प्रॉपर्टी रिकवर हो जाए तो 317 लग जाएगा, और नहीं तो डकैती के लिए 310 लगेगा। ये है, आपने सुना होगा कई बार आदमी किसी व्यक्ति का माल ले लेते हैं, या कोई व्यक्ति किसी को धरने के लिए देता है। जैसे मान लो आप किसी को स्कूटर दिया है कि ले भाई ले, मेरा स्कूटर जो है खड़ा कर ले, और ऊपर से आपको इश्यू कर देता है, लेकिन वहां से स्कूटर जब शाम को मांगने जाते हो तो कहता है जी मैं तो खड़ा ही नहीं कर गया। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं क्रिमिनल ब्रेच ऑफ ट्रस्ट। मान लो किसी को आपने पैसा दिया, वो आपको पैसा वापस नहीं देता, या सामान मांग के ले गया, जी मुझे अपनी जरा वॉशिंग मशीन दे दो, और वॉशिंग मशीन देने से मना करता है जब आप मांगते हैं तो ऐसे को कहा जाता है कि इनने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। जो कोई व्यक्ति क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा उसके लिए 316 सेक्शन लगेगा, 316 का सबसेक्शन 2 लगेगा, 316 का सबसेक्शन 2 लगेगा। जब कोई व्यक्ति क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा और वो कोई कैरियर है, जैसे हमने किसी को दिया कि भाई ये माल हमारा वहां से वहां पहुंचा दे, या कोई स्टोर कीपर है, हमने कहा भाई हमारे जो आलू इसमें अपने गोदाम में रख ले, बर्फ खाने में रख ले, लेकिन जब हम मांगने जाते हैं तो वो हमें नहीं देता, तो ऐसे में लगता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है बाय कैरियर, तो उसके लिए 316 सबसेक्शन 3 लगेगा। 316 सबसेक्शन 4 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय सर्वेंट। यदि कोई नौकर, जो आपने नौकर रख रखा है, वो बेईमानी कर लेता है, तो उस पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय सर्वेंट 7 साल की सजा है इसके अंदर भी। 316/5 316 सबसेक्शन 5, अगर आप चार्जशीट में देखते हैं, ये जो 316 है ये कई के साथ लग सकता है, ये 420 के साथ भी लग सकता है, और 420 तो नहीं कहूंगा, दूसरा सेक्शन है चीटिंग का जो ऊपर बताऊंगा अभी आगे, ये चीटिंग के साथ भी लग सकता है, और जो दहेज लेकर जो पैसा वापस नहीं देते हैं उनके खिलाफ भी ये लग सकता है। अगर ये आप देखें तो आप ये समझो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए 316 सेक्शन लगाया जाता है। 316 का 5 जो है 316 सबसेक्शन 5, ये वाला सेक्शन जो है ये उनके खिलाफ लगाया जाता है जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सरकारी नौकरी करता है और उसको कोई कैपेसिटी में माल दिया जाता है। जैसे सपोज करो माल खाने में कोई माल रखा है, वो 50 लाख रुपए है, माल खाना मॉडल से चोरी करके भाग जाता है। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको कोई पैसा सरकारी नियम में मिला जो आपको बैंक में जमा करना है,
वो आप नहीं धरते तो आप पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। फिर आपको 10 साल की सजा का केस लगता है, 300 साल 16/5। जब 316/5 हो तो आप समझ लीजिए कि ये जो है ये जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट किया गया है। 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, तो उसी हिसाब से आप अपने दिमाग में, ज़हन में इन सेक्शनों को रटें। रटेंगे, ये रटने की चीज़ है। ये तो या तो प्रैक्टिस से याद होगी आपको जब बहुत दिन काम कर लेंगे, या रटने पड़ेंगे। इनका कोई और चारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी टिप्स पर हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। इसे हिफ्ज़ करने पड़ेंगे आप। नेक्स्ट पे आते हैं आपको 318, 338, 340। अंग्रेजी में रिपीट करता हूँ, 318, 338, 340। अगर चार्जशीट में इस तरीके की एक सीरीज दिखती है, तो आप ये समझ जाएं कि चीटिंग की सीरीज है, और चीटिंग के अंदर कोई इन्होंने नकली वसीयत या नकली कागज बनाया या वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाई है और उसका जो है उपयोग किया है। इसी सीरीज में आएगा। अकेला सेक्शन कम आता है, बल्कि एक सीरीज ऑफ सेक्शंस है, जो ये सीरीज मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए बता रहा हूं सीरीज। तो 318, 338, 340। इसका मतलब ये समझो 318 चीटिंग, कोई व्यक्ति किसी आदमी को इंड्यूस करता है कि भाई ये माल मुझे दे दे, या कहता है कि मेरा माल है ये तो, लेकिन क्या करता है, उसके नकली कागज बना लेता है, और उसके नकली कागज बना लेता, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना लेता, और फिर उसको, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाने के लिए 338 अर्थात फॉर्जरी कर देता है डॉक्यूमेंट की, तो 338 और 340 जब वो उसे ये असली दिखा के यूज करता है। जब ये देखिए, एक तो होता है डॉक्यूमेंट बनाना, एक होता है डॉक्यूमेंट बना के रख लेना, एक होता है डॉक्यूमेंट को असली की तरह यूज करना। तो जब आदमी असली की तरह यूज करता है तो 340, जब डॉक्यूमेंट बनाता है तो 338, और किस उद्देश्य से बनाता है, चीटिंग के उद्देश्य से बनाता है तो 318। तो 318, 338, 340 की एक सीरीज आती है, ये सीरीज बनती है ऑफेंस की। अब ये सेक्शन अलग अलग फैले हुए हैं, लेकिन मैंने आपको एक जगह संग्रह करके ये बता दिया कि इस तरीके की चार्जशीट में आएंगे। तो आप ये देखते समझ जाए कि भाई चीटिंग का केस है और वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मामला है, और नकली कागजों को असली बना के यूज किया। बस अब 5-7 सेक्शन और रह गए, इनको भी आपको खींच देता हूँ, बता देता हूँ, फिर अगला चैप्टर जो मैं बनाऊंगा, ये ध्यान रखें। अब मैं एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बनाना चाह रहा हूं। मैंने इस क्षेत्र में 30 साल काम किया। 30 तो वो है जो मैंने सरकार के लिए काम किया, 30 साल, और 5 साल मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करी, और 3 साल मैंने स्टडी भी करी कॉलेज में जाके। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक रेडी मटेरियल मिल जाए, तो आपको समझ में आए कि चार्जशीट होती क्या है, ये चार्जशीट भला क्या है, और चार्जशीट में क्या क्या होना चाहिए। तो इसके अंदर, उस सेक्शन के अंदर आपको भारतीय न्याय संहिता भी मिलेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी मिलेगी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी मिलेगा। हम सेक्शंस में पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम आपको इस आईपीसी सीआरपीसी को छोटे रूप से जो कोर्ट में काम आती है, उसके हिसाब से बताएंगे। तो तीनों सेक्शंस, तीनों का सम्मिश्रण होगा। तो पहला तो, जब पुलिस चार्जशीट करती है, तो चार्जशीट के दौरान क्या क्या चीजें फाइल पे लेती है, चार्जशीट के साथ क्या लगाती है, उसके बाद बताया जाएगा कि ट्रायल क्या है, व्हाट इज ट्रायल। तो यदि हम 3 ही चीज हमारे पास हम नॉलेज सीख लें, नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 चार्जशीट, और नंबर 3 ट्रायल, तो ये समझो हम वकालत सीख गए, हम वकालत सीख गए। तो चलो ये टॉपिक रह जाएगा, फिर आगे बात करूंगा इसकी कभी, जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें, तब देखेंगे उसको, जब मैं यह लेक्चर तैयार करूंगा।
जब कोई आदमी किसी व्यक्ति को, अधिकतर कभी देखा होगा बहुत से आदमी एक दूसरे को रोक लेते हैं और रोकने के बाद धमकी वगैरह देते हैं। कभी वो धमकी जान से मारने की होती है, कभी बच्चा उठाने की होती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी को रोक लेता है और रोक के धमकी होता है, तो एक सीरीज है अपराध की। क्या ये सीरीज है? ऐसी चार्जशीट आती है। तो उसको कहते हैं 200 126 बटे 351, 126/351। ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन अर्थात धमकी देने के लिए 351 सेक्शन। तो जैसे ये सेक्शन देंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे दिस इज फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो 351 इज फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑब्लिक थ्रेट। प्रेवलेंट वर्ड इज थ्रेट। नेक्स्ट है आपका 221/121 सबसेक्शन 1/132। ऐसी सीरीज भी ऑफेंस में आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, जब पब्लिक सर्वेंट को बहुत से लोग मिलकर रोक लेते हैं जो कि अपना पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जैसे पुलिस को रोक लेते हैं, पुलिस पर अटैक कर देते हैं। तो जब वो पुलिस को ऐसा उसका कार्य नहीं करने देते, तो उसके लिए सेक्शन 221 लगता है। लेकिन जब वो पुलिस को सिंपल चोट मार देते हैं, तो घूंसा मार दिया, टक्कर मार दी, इससे पब्लिक सर्वेंट को चोट लग जाती है, अर्थात सरकारी कर्मचारी को चोट लगी, तो 121 सबसेक्शन 1 और 132 सेक्शन ये तब लगता है जब आप उसे डर और भय पैदा करते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। जब मारोगे तो भय पैदा होगा, डेटर करते हो, उसे काम से रोकते हो, डेटर करते हो, तब ये सेक्शन 132 लगेगा। अर्थात जब पुलिस ऑफिसर के आप काम करने से रोकते हो, उससे भय क्रिएट करते हो और उसके सिंपल चोट मारते हो, तो सेक्शन लगेगा 221, 121/1 और 132। 221 सेक्शन पुलिस को मतलब पब्लिक सर्वेंट को काम करने से रोकना है। इसमें पुलिस भी हो सकती है, सरकारी वकील भी हो सकता है, जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकता है, नेतागण भी हो सकते हैं जो सरकारी काम करते हैं, सरकारी काम से करने वाला जो भी व्यक्ति हो। एक अगली सीरीज बनती है 221/121/2 132 अर्थात 221/120 ब्रैकेट सबसेक्शन 2 और 132। तो ये सेक्शन तो तीनों ऊपर जैसे मैंने बताया वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो 121(2) जो है ये तब लगाया जाता है जब पुलिस वाले के या सरकारी वकील के या किसी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के आप ग्रीवियस इंजरी मार देते, ये नॉन बेलेबल है। बाकी बिनेबल है, तो ये सीरियस ऑफेंस होता है और ऐसे में कई बार जमानत मिलना भी बहुत कठिन काम होता है। इसलिए पब्लिक सर्वेंट से की शिकायत कर देनी चाहिए यदि वो काम नहीं कर रहा है, या यदि वो रिश्वत मांगता है तो रिश्वत वाले विभाग में जाकर उसे पकड़वा दें, लेकिन आपको उस पर अटैक नहीं करना। तो जब सिंपल चोट मारी जाती है सरकारी कर्मचारी के, तो सेक्शन 121 सबसेक्शन 1, और जब गंभीर चोट मारी थे तो 121 सबसेक्शन 2 लगता है। तो ये सीरीज है एक पब्लिक सर्वेंट को परेशान करने की, सेक्शन 221/121/132। एक शब्द होता है मिसचीफ, किसी के सामान को नुकसान कर देना, उसकी वैल्यू कम कर देना, तो उसके लिए सेक्शन 326 की चार्जशीट अगर देखें तो मिसचीफ की चार्जशीट है। हाँ, 326 ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी के मकान दुकान में आग लगा देता है, ये सीरियस है ना, तो वो मिसचीफ 326 में आता है। किसी के मकान दुकान गोदाम, जो चीजें रहने के योग्य होती हैं, मंदिर मस्जिद, ऐसी चीजों में आग लगाता तो सेक्शन 326 का अपराध करता है। 137 किडनैपिंग के लिए लगाया जाता है, 137 किडनैपिंग के लिए लगाया जाता है। मैंने आगे थोड़ा सा 140 कह दिया, नहीं, किडनैपिंग के लिए 137 लगाया जाता है। तो आप करेक्ट कर लें कि जो मैंने पहले कहा 140 वो नहीं, 137 किडनैपिंग के लिए किया जाता है। 140 जो है, जब व्यक्ति किसी
बच्चे का किडनैपिंग कर लेता है या एब्डक्शन कर लेता है किसी व्यक्ति का, और उसके बदले में पैसा मांगता है, रुपया धैला मांगता है, तब सेक्शन 140 लगाया जाता है। तो जब ये सेक्शन लगा हो 140 चार्जशीट के अंदर, तो आप समझ लें किसी ने रैंसम मांगा है बच्चा किडनैप करने के या किसी आदमी को किडनैप करने के बाद में। तो 140 तब लगाया जाता है जब रैंसम के लिए हो, और 137 लगाया 137 लगाया जाता है किडनैपिंग के लिए। किडनैपिंग सदैव 16 साल से कम के व्यक्ति की होती है, और एब्डक्शन सदैव 18 साल से ऊपर के बच्चे का होता है। और लेकिन किडनैपिंग की न्यू डेफिनेशन में ये है कि 18 साल से कम के किसी भी व्यक्ति को, अगर लड़का हो लड़की हो, को उठाया जाता है तो किडनैपिंग में आता है, और 18 साल से ऊपर के को उठाया जाता है तो एब्डक्शन में आता है। ये अंतर है इसका बहुत बारीक। तो किडनैपिंग कई प्रकार की हो सकती है। किडनैपिंग के साथ कई बार आप देखेंगे 137, 87 और 64 सेक्शन लगा हुआ मिलेगा। 37 लगा हुआ है, साथ में 87 लगा हुआ है, प्लस 64 लगा हुआ है। तो किडनैपिंग के लग गया 37, 137। रेप का पनिशमेंट सेक्शन 64 में, और 87 के अंदर आपका वो आता है, जब कोई व्यक्ति किसी लड़की को किडनैपिंग इसलिए करता है कि उसके साथ गलत काम किया जा सके, या उसे शादी के लिए जबरदस्ती प्रेशर बनाया जा सके। तो पहले क्या होता है, किडनैपिंग होती है लड़की की, फिर उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है शादी के लिए, फिर उसके बाद में रेप किया जाता है। तो ये तीनों का एक सीरीज है, किडनैपिंग, कंपेलिंग फॉर इलिसिट इंटरकोर्स, और मैरिज, और फॉर रेप। तो ये तीनों का एक सीरीज बन जाती है। ये चार्जशीट में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। जब कोई आदमी एक सिंपल मिसचीफ भी होती, तो मिसचीफ तो वो थी जो मकान दुकान में आग लगाई, उसके लिए 326 था। सिंपल मिसचीफ के लिए 324 सेक्शन लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मकान में घुस जाता है तोड़फोड़ गलत नियत से, गलत काम करने के लिए, तो सेक्शन 269 लगाया जाता है, और 329 लगाया जाता है, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास। आपको अधिकतर ये देखने को मिलेगा 333 और 351, बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ लोग लड़ाई करते करते डंडे डंडे लेके उसके घर में चले जाते हैं और मारपीट करते हैं उसके जाके। तब ये 333 और 351, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसे झगड़े आम है, तो ये सेक्शन की चार्जशीट आपको बहुत मिलेगी। 333 होता है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असल्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और 351 कई बार सेक्शन याद तो किया जाता है, लेकिन हाँ, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, और ये जो होता है 351 जो होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है, नहीं सॉरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, दिमाग से उतर जाते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो जब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसता है, मारपीट करता है, तो 333, और जब उसे धमकी भी देता है तो 351 साथ में लगती है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम का केवल अपराध का अटेम्प्ट करता है तो सेक्शन 62 लगता है। अब ये 3 सेक्शन लास्ट में करते हुए चलते बंद करता हूं, टाइम खत्म होने वाला है। 178, 179, 180 और 181, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति भारत सरकार का नकली स्टाम्प बनाता है, नकली नोट बनाता है, नकली सिक्के बनाता है, कॉइन बनाता है, तो वो 178 का अपराध करता है। जब वो उनको असली बना के
मार्केट में चलाने का कोशिश करता है या चलाता है, तब ये कहा जाता है कि वो 179 का अपराध करता है। जब वो व्यक्ति उनको यूज़ करने के उद्देश्य से अपने पास रखता है, तो ये कहा जाता है कि नकली सिक्के, नकली नोट, स्टाम्प रखता है, तो 180 के अंदर वो फॉल करेगा। और जो डाई वगैरह के द्वारा इन्हें बनाता है या बनाना मैन्युफैक्चर करता है, वो सेक्शन 181 में फॉल करेगा। तो सेक्शन 178, 179, 180 और 181 ये नकली नोट रखना, इस्तेमाल करना, बनाना, इनसे रिलेटेड अपराधों को डील करता है करेंसी से। तो मैं भारतीय न्याय संहिता का मेरा जो चैप्टर था दंड संहिता का, भारतीय न्याय संहिता का जो मैंने सीरीज बनाई थी वो 33 चैप्टर्स में खत्म करता हूं आज। और अब मैं आपको एक दूसरी सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं चार्जशीट वगैरह और जिसके अंदर तीनों का पहले समावेश होगा, फिर अलग अलग किताबें पढ़ाई जाएंगी, तीनों की तीनों अलग अलग। फिर एक मैं आर्म्स एक्ट के केसेस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट के केसेस और ब्रोथल हाउस, प्रोस्टिट्यूशन हाउस, कॉपीराइट, इन सब की एक सीरीज बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदे की प्रैक्टिकल नॉलेज की। तो आज के लिए नमस्ते, इतना ही काफी है आज। नमस्कार, जय बुद्धाय नमः। बोल साईनाथ महाराज।